CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 73। अध्याय 6। किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। पृष्ठ के दाहिनी ओर एक क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पादप की यात्रा सामान्यतः बीज के अंकुरण से आरंभ होती है। उचित पोषण से बीज नवोद्भिद बन जाता है और फिर तरुण पादप में विकसित हो जाता है। यह यात्रा कुछ विशिष्ट परिवर्तनों द्वारा चिन्हित होती है। इनमें से कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे उसकी ऊंचाई में वृद्धि, अधिक पत्तियों एवं फूलों, फलों और नए बीजों का विकास, इन बीजों से नए पौधों का उगना। इसकी संभावना न के बराबर है कि नवोद्भिदों में अंकुरण के तत्काल बाद ही बीज उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाए। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होने के लिए उसे बड़ा और परिपक्व होना आवश्यक है। इसी प्रकार जंतुओं को भी जनन करने से पूर्व बड़ा और परिपक्व होने की आवश्यकता होती है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, जिन्हें सेने से बच्चे निकलते हैं, जबकि अन्य जंतु जैसे मनुष्य शिशुओं को जन्म देते हैं। दोनों ही स्थितियों में वे क्रमशः क्रमिक वृद्धि से समय के साथ विकसित होते हैं। पृष्ठ के नीचे के हिस्से की ओर कुछ किशोरों के चित्र हैं, जो वर्षा का आनंद ले रहे हैं। पार्श्व में कुछ शब्द उकेरे गए हैं, जैसे हार्मोन्स, किशोरावस्था, साइबर सुरक्षा, मासिक धर्म, स्वच्छता, यौवनारंभ, साइबर सुरक्षा, वृद्धि, परिपक्वता, स्वास्थ्य आदि। पृष्ठ संख्या 74। मनुष्य की जीवन यात्रा को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। प्रत्येक व्यक्ति इन अवस्थाओं का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास गति की दर के अनुसार करता है, और हर व्यक्ति में प्रत्येक अवस्था की समयावधि अलग-अलग हो सकती है। शैशवावस्था से वयस्क अवस्था तक हमारे शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु तक अधिकांश परिवर्तन लंबाई और भार से संबंधित होते हैं। इसके पश्चात अन्य स्पष्ट परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं, जो किशोरावस्था के आरंभ होने को इंगित करते हैं। यह द्रुत वृद्धि और विकास की अवधि है, जो विशिष्ट रूप से 10 से 19 वर्ष की आयु की अवधि में होती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर वयस्क होने के लिए तैयार होने लगता है। अधिकांश सजीवों की भांति मानव शिशु भी जन्म के तत्काल बाद जनन नहीं कर सकते हैं। जनन करने में सक्षम होने के लिए मानव शिशु के शरीर को वृद्धि कर परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। मनुष्य जैसे जैसे वृद्धि और विकास करते हैं, वे महत्वपूर्ण शारीरिक, संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और जनन करने की क्षमता अर्जित करते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन अत्यंत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जबकि अन्य आंतरिक रूप से होते हैं और ये दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इस अध्याय में आप किशोरावस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसका महत्व समझेंगे और यह सीखेंगे कि इस अवस्था का दायित्वपूर्ण निर्वहन आप कैसे करेंगे। 6.1 आयु के साथ वृद्धि, किशोर वय के वर्ष। ग्रीष्म अवकाश के दौरान वेंकटेश अपने नाना नानी के घर गया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, तब उसकी
12 वर्षीय ममेरी बहन देवयानी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ती हुई आई। आइए वेंकटेश और देवयानी के मध्य हुई इस रुचिकर परिचर्चा को समझने का प्रयत्न करते हैं। पृष्ठ के निचले भाग में दो बच्चों का चित्र है जिसमें वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे वाह वेंकटेश, आपके चेहरे पर तो अब हल्की मूछें आ गई हैं। तुम भी कितनी लंबी हो गई हो देवयानी। अरे आपकी आवाज भी बदल गई है। क्रियाकलाप 6.1। आइए चर्चा करें। बिंदु 1, एक पात्र और कुछ कागज की पर्चियां लीजिए। बिंदु 2, उन परिवर्तनों को पर्ची पर लिखिए जो आप कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों में देख सकते हैं। ये लंबाई, बल, व्यवहार अथवा किसी अन्य पहलू से संबंधित हो सकते हैं। पर्चियों पर विद्यार्थी अपने नाम न लिखें। बिंदु 3, पर्चियों को मोड़कर पात्र में रखिए। पृष्ठ 75। बिंदु 4, कक्षा के सभी विद्यार्थियों से प्राप्त पर्चियों को मिला दीजिए और एक एक करके इन्हें खोलिए। पर्चियों के ऊपर लिखी जानकारियों के आधार पर कक्षा में विद्यार्थियों से इन परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। पर्चियों पर लिखे अनुसार विद्यार्थियों में सामान्यतः दृष्टिगत परिवर्तन कौन से थे? इन्हें तालिका 6.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तालिका 6.1 वृद्धि यानी बड़े होने के दौरान होने वाले सर्वाधिक सामान्य परिवर्तन। एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा परिवर्तन, तीसरा आपके अवलोकन। तो पहला परिवर्तन लंबाई या कद, दूसरा परिवर्तन भार और बल, तीसरा परिवर्तन स्वरूप, चौथा और आपके अवलोकन रिक्त स्थानों में आप अपने अनुसार भर सकते हैं। क्या आपने भी इनमें से कुछ परिवर्तनों का अनुभव किया है? यदि हाँ, तो इसका कारण यह है कि आप भी क्रमिक रूप से इस अवस्था में पहुंच रहे हैं। यह अवस्था लगभग 10 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक बनी रह सकती है। यह प्रायः बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के मध्य विकास की अवस्था है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। तालिका 6.1 का विश्लेषण करने पर आपने संभवतः निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा होगा। लंबाई या कद का बढ़ना। जन्म के साथ ही हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है जिसमें लंबाई या कद का बढ़ना सम्मिलित है। तथापि किशोरावस्था के दौरान लंबाई में वृद्धि अधिक स्पष्टतया दिखाई देती है। इससे संबंधित एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्ची अपनी मां से अपनी लंबाई नाप रही है। शरीर की संरचना में परिवर्तन, भार और बल में वृद्धि। लड़कों में वृद्धि के समय लंबाई के साथ साथ उनके भार में वृद्धि होती है तथा उनका सीना और कंधे थोड़े चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों के शरीर में भी लंबाई और भार में परिवर्तन होते हैं तथा अन्य परिवर्तन भी होते हैं जैसे स्तनों का विकास। इससे संबंधित एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़का व्यायाम कर रहा है। पृष्ठ संख्या 76। आवाज में परिवर्तन। किशोर वय लड़कों में वाक् यंत्र की वृद्धि होने से उनकी आवाज भारी हो जाती है। वाक् यंत्र हमारे गले में स्थित एक संरचना है जो हमें बोलने में सहायता करती है। इस वृद्धि को गले के क्षेत्र में एक उभार के रूप में भी देखा जा सकता है जिसे कंठमणि यानी एडम्स एप्पल कहते हैं। यद्यपि यह सभी व्यक्तियों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। किशोर वय लड़कियों में भी वाक् यंत्र विकसित होता है परंतु वह लड़कों के वाक् यंत्र जितना बड़ा नहीं होता जिससे उनकी आवाज में बहुत कम परिवर्तन होता है। इस पृष्ठ के बाईं ओर ऊपर की तरफ एक किशोर वय लड़के का चित्र है
जिसमें उसके कंठमणि को चिन्हित किया गया है। शरीर के विभिन्न भागों में बालों का दिखना। लड़के और लड़कियां दोनों अपने शरीर के विभिन्न भागों जैसे बगल में और जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि का अनुभव करते हैं। लड़कों में प्रायः चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जो बाद में उनके वयस्क होने की ओर अग्रसर होने पर दाढ़ी मूछ में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ लड़कों में सीने और पीठ पर भी बाल विकसित हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लड़कों में बालों की स्पष्ट वृद्धि नहीं होती। बालों के आने के स्थान एवं समय में भिन्नता होना पूर्णतः सामान्य है। पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर एक वयस्क और एक किशोर का चित्र है। वयस्क आदमी दर्पण को देखकर अपनी दाढ़ी बना रहा है और किशोर अपने चेहरे पर उग आए बालों का दर्पण में परीक्षण कर रहा है। चेहरे की त्वचा में परिवर्तन। मुहासे निकलना किशोरावस्था के वर्षों में होने वाला एक अन्य सामान्य परिवर्तन एक्ने नामक त्वचा संबंधी स्थिति है, जिसमें छोटे लाल मुहासे दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः चेहरे पर दिखाई देते हैं। एक्ने किशोरावस्था में त्वचा से होने वाले तैलीय स्रावों के बढ़ने के कारण होता है, जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध करके संक्रमण कर सकता है। एक्ने एक स्थिति है और मुहासे होना उसकी अभिव्यक्ति है। इस पृष्ठ के बाईं ओर नीचे की तरफ एक लड़के का चित्र है, जो शीशे में अपने मुहासे देख रहा है। स्मरण रखने योग्य प्रमुख तथ्य। परिवर्तन चाहे लंबाई या कद में हो, आवाज में हो अथवा चेहरे के बालों में हो, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न व्यक्तियों में इन परिवर्तनों का समय, उनकी प्रकृति और उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ये भिन्नताएं पूर्णतः सामान्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति किशोरावस्था का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास की दर के अनुसार करता है। इसकी समय अवधि भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। पृष्ठ संख्या 77। अब हम किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझ गए हैं, विशेष रूप से ऐसे परिवर्तनों को जो सरलता से दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं जैसे आवाज में परिवर्तन, लड़कों में चेहरे और सीने पर बालों का उगना और लड़कियों में स्तनों का विकास होना जनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं है, परंतु ये विशेषताएं स्त्रियों और पुरुषों के मध्य अंतर करने में सहायक होती हैं। इस कारण से यह द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहलाती हैं। द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं वे प्राकृतिक संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए तैयारी कर रहा है। ये यौवनारंभ को चिन्हित करती हैं। यौवनारंभ वह अवस्था है जिसमें किशोर के शरीर में बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे वह जनन करने में सक्षम एक वयस्क व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। 6.2 जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन। किशोरावस्था की पहचान न केवल शारीरिक रूप से परिलक्षित परिवर्तनों द्वारा होती है, अपितु आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन जनन में सम्मिलित विभिन्न संरचनाओं की परिपक्वता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही क्रमिक रूप से इन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और ये परिवर्तन बड़े होने के सहज यानी स्वाभाविक भाग हैं। किशोर वय लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन आर्तव चक्र यानी ऋतु चक्र का आरंभ है। यह प्रति 28 से 30 दिन में होता है और इसे प्रचलित रूप से माहवारी यानी पीरियड्स कहते हैं। कई स्वस्थ लड़कियों में ऋतु चक्र 21 से 35 दिन का हो सकता है, जो सामान्य अवधि 28 से 30 दिन से कम या अधिक हो सकता है। ऋतु चक्र एक प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अच्छे जनन स्वास्थ्य के संकेतों में से एक है। चक्र का वह चरण
जिसमें शरीर से रक्त स्राव होता है, उसे मासिक धर्म कहा जाता है। इस चक्र की अवधि 3 से 7 दिनों तक हो सकती है। कुछ लड़कियों को इन दिनों में पेट के निचले भाग में दर्द या कष्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य मासिक धर्म स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है, जो किसी स्त्री के जीवन में जनन क्षमता के अंत को चिन्हित करता है। मासिक धर्म के बारे में मिथकों को तोड़ना। मासिक धर्म के विषय में अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिनसे लड़कियों को प्रायः अनावश्यक डर, लज्जा, यहाँ तक कि अपराध का बोध भी होता है। इन धारणाओं ने कुछ मिथकों और वर्जनाओं को जन्म दिया है। ऐसे मिथकों और वर्जनाओं में ऋतुस्रावक लड़कियों को अन्य परिवारजनों से अलग रखना दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलन में है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इन मिथकों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मासिक धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके हम महिलाओं के अच्छे जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझने में समाज की सहायता कर सकते हैं और महिलाओं के द्वारा एक स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। पृष्ठ 78। किशोरावस्था केवल शारीरिक परिवर्तनों या जनन क्षमता से संबंधित परिवर्तनों के बारे में ही नहीं है, अपितु इसमें संवेगात्मक तथा व्यवहारगत परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। आइए हम इन पर चर्चा करें। 6.3 किशोरावस्था में संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.2 आइए सूची बनाएं। कुछ समय लेकर सोचिए और बताइए कि क्या आपके या आपके साथियों के संवेगों में और व्यवहार में विगत 1 या 2 वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन रोमांचक, भ्रामक अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आइए हम तालिका 6.2 में कुछ ऐसे संवेगात्मक परिवर्तनों और उनके कारण व्यवहार में होने वाले संभावित प्रभावों एवं सकारात्मक वृद्धि और विकास के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। तालिका 6.2 संवेगात्मक परिवर्तन, व्यवहार पर उनके संभावित प्रभाव तथा सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं। तीनों भागों में 3 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में मुख्य संवेगात्मक परिवर्तन में मनोदशा में बार बार परिवर्तन, व्यवहार पर संभावित प्रभाव में संगीत, नृत्य या खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी, और सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार में आत्म अन्वेषण और ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होना जो रचनात्मकता और नवाचार को जन्म दे सकती हैं। दूसरी पंक्ति में प्रमुख संवेगात्मक परिवर्तन में प्रबल संवेग, व्यवहार पर संभावित प्रभाव में संवेदनशीलता में वृद्धि और सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार में दया भाव, सामाजिक कार्यों में भागीदारी। तीसरी पंक्ति में अन्य कोई मुख्य संवेगात्मक परिवर्तन आप लिख सकते हैं और बाकी रिक्त स्थानों में आप उन्हें भर सकते हैं। तालिका 6.2 पर चर्चा करते समय आपने किशोरों में विविध व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में प्रायः बाल्यावस्था की तुलना में संवेग अधिक प्रबल होते हैं। ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे वंचितों और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने हेतु सामाजिक पहल करना या उनमें सम्मिलित होना अथवा नए क्षेत्रों में गहरी रुचि विकसित करना। यह समझना कि हमारे संवेग किस प्रकार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं तथा ये हमें अपेक्षाकृत अधिक अच्छे विकल्पों के चयन में और परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझकर
प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 79। 6.4 किशोरावस्था को एक सुखद अनुभव बनाना। किशोरावस्था की यात्रा एक अनूठा अनुभव है। जीवन की इस अवस्था के दौरान अत्यधिक जिज्ञासा और उत्तेजना हमें अपने या अपने आसपास की लगभग सभी वस्तुओं या घटनाओं या परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। अच्छी आदतें, सोच समझकर लिए गए निर्णय और कुछ छोटे छोटे कार्य किशोरों के समग्र स्वास्थ्य पर सशक्त सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए इसके विषय में जानें। 6.4.1 पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। कक्षा 6 के अध्याय उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार में आपने स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकता के विषय में सीखा। वृद्धि और विकास का काल होने के कारण किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। अतः इस समय पौष्टिक आहार का अत्यधिक महत्व होता है। पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र बना है जिसमें दो किशोर आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की कहती है, समुचित वृद्धि और खेल के मैदान में अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। किशोर कह रहा है, केवल यही नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में वसा, विटामिन और खनिजों की भी आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 6.3 आइए सूची बनाएं। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य स्रोतों और इनमें उपस्थित ये पोषक वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इनके आधार पर तालिका 6.3 को भरिए। तालिका 6.3 खाद्य स्रोत, उनमें उपस्थित पोषक और उन पोषकों के कार्य। नीचे एक तालिका है जिसके 3 भाग हैं और तीनों भागों में 3 पंक्तियां हैं। पहला भाग है खाद्य स्रोत, दूसरा भाग है इनसे प्राप्त होने वाले पोषक, तीसरा भाग है इन पोषकों के कार्य। पहली पंक्ति में खाद्य स्रोत में दूध, श्री अन्न यानी मिलेट, दही, पनीर और चीज। इनसे प्राप्त होने वाले पोषक कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और रिक्त स्थान है। तीसरे भाग में इन पोषक के कार्य अस्थियों की इष्टतम वृद्धि में सहायता करना एवं रिक्त स्थान दिया गया है। दूसरी पंक्ति में पहले भाग में खाद्य स्रोत में रिक्त स्थान दिया हुआ है। दूसरी पंक्ति के इनसे प्राप्त होने वाले पोषक में प्रोटीन एवं कुछ रिक्त स्थान दिया गया है। और तीसरे भाग में इन पोषक के कार्य में दूसरी पंक्ति में समुचित वृद्धि, बल प्राप्त करने में सहायता करना और ऊर्जा स्तर बढ़ाने में सहायता करना एवं रिक्त स्थान दिया गया है। तीसरी पंक्ति में खाद्य स्रोत के अंतर्गत पालक, राजमा और सूखे मेवे जैसे किशमिश और अंजीर। तीसरी पंक्ति के इनसे प्राप्त होने वाले पोषक में आयरन, लौह तत्व और रिक्त स्थान दिया गया है। तीसरी पंक्ति में इन पोषक के कार्य के अंतर्गत रक्त के बनने में सहायता करना लिखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अनुसार कीजिए। पृष्ठ संख्या 80। पृष्ठ के बाईं ओर ऊपर की ओर एक लड़की का चित्र है। वह हमें विज्ञान एवं समाज के बारे में बता रही है। विज्ञान एवं समाज। किशोर, विशेषकर किशोर वय लड़कियां शरीर में लौह तत्व अथवा विटामिन B12 की कमी के कारण बहुधा रक्त संबंधी स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित होती हैं। बिंदु 1 ऐसे स्वास्थ्य विकारों के बारे में पता लगाइए। बिंदु 2 हम अपने शरीर में लौह तत्व की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। बिंदु 3 ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिनका उद्देश्य इन तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम करना है। पृष्ठ के मध्य भाग में एक लड़के का चित्र है जो कि हमें एक वैज्ञानिक के बारे में बता रहा है। वैज्ञानिक से परिचय।
डोरोथी हॉजकिन एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थी जिन्होंने विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया था। सामान्य संवत 1964 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाली वह तीसरी महिला बनी। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को समुचित रूप से कार्य करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है? अधिकांश विटामिनों की तरह यह मानव शरीर में निर्मित नहीं हो सकता है। यह केवल हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले भोजन से प्राप्त किया जाता है। अपने शिक्षक के साथ विटामिन B12 के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। 6.4.2 व्यक्तिगत स्वच्छता। किशोरावस्था के दौरान पोषण के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वच्छता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना, विशेष रूप से बगल और जघन क्षेत्र की स्वच्छता, हमें संभावित संक्रमणों से बचा सकती है। लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना उनके आराम और स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक होता है। मासिक धर्म स्वच्छता विभिन्न उपलब्ध उत्पादों यथा सैनिटरी पैड चित्र 6.1 एवं पुनः प्रयोज्य वस्त्र के पैड का उपयोग करके बनाए रखी जा सकती है। पाठ की बाईं ओर नीचे की तरफ चित्र 6.1 है। यह सैनिटरी पैड का चित्र है। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सरकार भी लड़कियों और महिलाओं के लिए इन उत्पादों को निःशुल्क या कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। एक समाज के रूप में हम सभी को मासिक धर्म की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। हमें सैनिटरी पैड के प्रति वर्जनाओं को कम करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना चाहिए। पृष्ठ 81। उपयोग के पश्चात सैनिटरी पैड को अखबार या कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर निपटान भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड भी उपलब्ध हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पृष्ठ 81। पृष्ठ के मध्य भाग में एक लड़की का चित्र है। वह हमें विज्ञान एवं समाज के बारे में बता रही है। विज्ञान एवं समाज। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक पहल की हैं। पहला बिंदु, मासिक धर्म स्वच्छता योजना MHS। भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों को निःशुल्क अथवा रियायती दामों पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। लड़कियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। बिंदु 2, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसका लक्ष्य किशोरों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारना है, जिसमें मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी शामिल है। इसमें साथियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहन मिलता है, जहां पुराने विद्यार्थी अपने नए साथियों को इन विषयों पर जानकारी देते हैं। बिंदु 3, सुविधा सैनिटरी नैपकिन पहल। इस पहल के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ते दामों पर जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोर लड़कियों तक स्वच्छता संबंधी उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाना है। बिंदु 4, राज्य स्तरीय पहल। कुछ राज्य सरकारों के अपने कार्यक्रम हैं, जैसे कर्नाटक में शुचि योजना और तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजनाएं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण है।
6.4.3 शारीरिक गतिविधियां। किशोरावस्था के समय नियमित व्यायाम करना और शारीरिक गतिविधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप नियमित रूप से व्यायाम अथवा खेल-कूद में सहभागिता करते हैं? आप किस प्रकार का व्यायाम करते हैं? इन गतिविधियों से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका आंतरिक बल बढ़ेगा और आपकी मनोदशा सुदृढ़ होगी। चित्र 6.2। इस पृष्ठ के निचले भाग में 4 चित्र हैं और इसका शीर्षक है चित्र 6.2 स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक गतिविधियां। पहले चित्र में 2 लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। दूसरे चित्र में एक लड़का रस्सी कूद रहा है। तीसरे और चौथे चित्र में लड़का योगाभ्यास कर रहा है। पृष्ठ 82 6.4.4 संतुलित सामाजिक जीवन। हम सभी समाज में रहते हैं और दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद करते हैं। हम सबको एक दूसरे के प्रति नम्र और आदरपूर्ण होना चाहिए। चित्र 6.3 यह सभी के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण निर्मित करने में सहायता करता है। चूंकि किशोरावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जहां किशोरों को नए अनुभव होते हैं और उनमें नवीन भावनाएं उपजती हैं। उनमें अतः हमें दूसरों के साथ व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते समय अधिक विचारशील एवं उत्तरदायी होना चाहिए। यह वह समय है जब किशोर अपने साथियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और उनके व्यवहार का अनुसरण कर सकते हैं। आजकल बहुधा वे एक दूसरे के साथ ऑनलाइन बातचीत करते हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और वे कुछ प्रयोग कर रहे हैं। चित्र का शीर्षक है चित्र 6.3 सहयोगात्मक अधिगम की प्रक्रिया। यहाँ पर ये बच्चे सचेत हैं, विश्वास एवं परस्पर सम्मान के साथ आदरपूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं। विकसित प्रौद्योगिकियों ने सभी के लिए सूचना प्राप्त करने, संपर्क करने, वार्तालाप करने, परस्पर सूचना साझा करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। हमें सभी के सामूहिक कल्याण हेतु इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग सोच समझकर और दायित्व बोध के साथ करना चाहिए। सामान्यतः हम जानबूझकर या अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग असावधानीपूर्वक करते हैं। अपने से बड़ों और शिक्षकों के मार्गदर्शन से हम इन प्लेटफॉर्मों का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ के बाईं ओर नीचे की तरफ एक चित्र बना है जिसका शीर्षक है चित्र 6.4 साइबर उत्पीड़न। यहाँ एक चक्र बना है जिसमें उपहास करना, तंग करना, मिथ्या जानकारी, व्यक्तिगत टिप्पणियां शामिल है। इसमें कंप्यूटर और मोबाइल का चित्र भी है। पृष्ठ के निचले भाग में एक बच्चे का चित्र है जो हमें विज्ञान और समाज के बारे में कुछ बता रहा है। साइबर उत्पीड़न में भ्रामक संदेश भेजकर, झूठी अफवाहें फैलाकर अथवा बिना अनुमति के व्यक्तिगत जानकारी साझा करके दूसरों को परेशान करने के लिए फोन, कंप्यूटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग सम्मिलित है। चित्र 6.4। तथापि यदि कोई आपको उत्पीड़ित करना चाहता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप भयभीत अथवा असहाय महसूस न करें, अपितु समझदारी से काम लें तथा अपने माता पिता और शिक्षकों से सहायता लीजिए। इसके अतिरिक्त कोई भी फोटो ऑनलाइन अपलोड करते समय अथवा अपरिचित के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। पृष्ठ संख्या 83 क्रियाकलाप 6.4 आइए जागरूकता फैलाएं।
उत्तरदायित्वपूर्ण सोशल मीडिया व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के विषय में पोस्टर और प्रचार पत्र के अभिकल्पन के लिए समूहों में कार्य कीजिए और उन्हें विद्यालय में निर्धारित स्थानों पर चिपकाइए। अपने सामूहिक अवलोकनों के आधार पर तालिका 6.4 को भी भरिए। तालिका 6.4 सोशल मीडिया के संबंध में अनुपालनीय क्या करें और क्या नहीं करें। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 2 भाग हैं। दोनों भाग में 3 पंक्तियां हैं। पहला भाग करें। पहली पंक्ति सम्मानपूर्ण और दयालु बनिए। दूसरा भाग न करें। पहली पंक्ति व्यक्तिगत फोटो अपरिचितों या ऑनलाइन मित्रों के साथ साझा मत कीजिए। पहला भाग करें। पोस्ट करने से पहले सोचिए। न करें में आप अपना अवलोकन लिख सकते हैं। निजता की सुरक्षा कीजिए। न करें रिक्त स्थान में आप अवलोकन लिख सकते हैं। 6.4.5 हानिकारक पदार्थों से बचना ना कहना सीखें। कुछ लोग, जिनमें आपके सहपाठी भी सम्मिलित हो सकते हैं, वे आपको हानिकारक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, यहाँ तक कि जीवन के लिए घातक अवैध ड्रग्स का सेवन करने के लिए उकसा सकते हैं, फुसला सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं अथवा दबाव बना सकते हैं। चूंकि किशोरावस्था में जिज्ञासा और उत्तेजना होती है, तो किशोर इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होकर इन पदार्थों का सेवन करने का प्रयास कर सकते हैं। ये पदार्थ न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अपितु इनकी आदत या लत हो जाती है। इसका अर्थ है कि एक बार व्यक्ति जब इनका उपभोग करते हैं तो उन्हें बार बार इसका सेवन करने की तीव्र इच्छा होती है और वे नियमित रूप से इसका सेवन करने लगते हैं। इसे मादक पदार्थों की लत कहते हैं। आज जो कोई भी नशे का आदी है, उसे संभवतः केवल एक बार से इसकी शुरुआत की होगी। नशीले पदार्थों को पहली बार और हर बार ना कहें। पृष्ठ के निचले भाग में 2 चित्र बने हैं। इसका शीर्षक है चित्र 6.5 बीड़ी सिगरेट के धुएं के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पहले और बाद में फेफड़ों की स्थिति। क पहले स्वस्थ फेफड़ों का चित्र है, ख बाद में अस्वस्थ फेफड़ों का चित्र है। पृष्ठ 84 मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे श्वास लेने में कठिनाई, स्मरण शक्ति का क्षय और फेफड़ों की क्षति सेवन किए गए पदार्थ पर निर्भर करती है। चित्र 6.5 स्वस्थ रहने के लिए इन पदार्थों का उपयोग करने से हमें पूर्णतः बचना चाहिए और इनके स्थान पर स्वास्थ्यकारी पदार्थों का चयन करना चाहिए। इसके लिए आपका आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने ना के निर्णय पर अडिग रहना महत्वपूर्ण है। इस व्यसन से मुक्ति पाने का प्रथम चरण है परिवार और मित्रों से सहायता लेना और माता-पिता और शिक्षकों जैसे विश्वसनीय लोगों से बात करना। इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए परामर्श और चिकित्सीय सलाह लेना भी सहायक हो सकता है। याद रखिए कि आपका स्वास्थ्य और आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपना मार्ग समझदारी से चुनें। पृष्ठ के मध्य भाग में एक लड़की का चित्र बना है जो हमें विज्ञान एवं समाज के बारे में बता रही है। विज्ञान एवं समाज, नशा मुक्त भारत अभियान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आरंभ किया गया। इसका मंतव्य जन साधारण तक पहुंचना और युवा, महिलाओं और समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से
मादक पदार्थों के सेवन से बचने के संबंध में जागरूकता फैलाना है। इसमें कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन करने से रोकने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। मादक पदार्थों के व्यसनों से निपटने के लिए एवं व्यसनकारियों को व्यसनों को त्याग करने में सहायता हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय नशा मुक्ति सहायता सेवा 14446 का आरंभ किया है। 6.5 किशोर अवस्था के संदर्भ में क्यों प्रश्न। पृष्ठ के निचले भाग में 2 किशोरों का चित्र है जो आपस में बात कर रहे हैं। अब हम किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के विषय में जान गए हैं और दायित्वपूर्ण रूप से इस स्थिति से निपटने के विषय में भी जानते हैं। किशोरी कहती है, परंतु मुझे आश्चर्य है कि इस अवस्था में ये परिवर्तन क्यों होते हैं। किशोरावस्था में हमारे शरीर में हार्मोन नामक कुछ रसायनों के उत्पादन के कारण मासिक धर्म एवं यौवनारंभ के अन्य लक्षणों सहित अनेक परिवर्तन होते हैं। हार्मोन शरीर के प्रकारों को सुनिश्चित करते हुए शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन शरीर के अलग अलग अंगों में उत्पादित होते हैं और मस्तिष्क द्वारा संकेत दिए जाने की अनुक्रिया स्वरूप उपयुक्त समय पर निर्मुक्त होते हैं। इसके साथ ही कुछ हार्मोन मनोदशा और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जागरूक बने रहने एवं आवश्यक होने पर सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने और सही निर्णय लेने से आप अपने भावी जीवन के लिए सुदृढ़ नींव का निर्माण कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 85। इस पृष्ठ के दाईं ओर ऊपर की तरफ बच्चे का चित्र है जो हमें पाठ का सार बता रहा है। संक्षेप में बिंदु 1, बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में परिवर्तित होने की अवधि किशोरावस्था है। सामान्यतः यह लगभग 10 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक रहती है। बिंदु 2, किशोरावस्था की पहचान महत्वपूर्ण और विशिष्ट शारीरिक, जैविक और संवेगात्मक परिवर्तनों से होती है। बिंदु 3, वे लक्षण जो पुरुष और महिला में भेद होने की पहचान कराते हैं परंतु सीधे तौर पर जनन में सम्मिलित नहीं होते, उन्हें द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहा जाता है। बिंदु 4, यौवनारंभ वह अवस्था है जिसमें किशोर के शरीर में प्रत्यक्ष व आंतरिक परिवर्तन होते हैं तथा वह जनन करने में सक्षम वयस्क के रूप में विकसित होता है। बिंदु 5, लड़कियों में आर्तव चक्र प्रारंभ होना भी किशोरावस्था को चिन्हित करता है, जिसके दौरान प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंतराल पर उनके शरीर से रक्तस्राव होता है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म या माहवारी भी कहते हैं। मासिक धर्म यौवनारंभ के समय प्रारंभ होता है और सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु होने पर इसका अंत होता है। बिंदु 6, किशोर अनेक संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों का सामना करते हैं। बिंदु 7, संतुलित और स्वस्थ आहार ग्रहण करने से और व्यक्तिगत स्वच्छता एवं शारीरिक गतिविधियां बनाए रखने से किशोरों को स्वस्थ बने रहने में सहायता मिलती है। बिंदु 8, मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स का शरीर और मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों के सेवन को ना कहने और इनसे दूर रहने में ही समझदारी है। बिंदु 9, किशोरावस्था के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से शरीर से स्रावित होने वाले कुछ रसायनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन रसायनों को हार्मोन कहते हैं। बिंदु 10, बताए गए मार्गदर्शन और जागरूकता किशोरों को भौतिक, संवेगात्मक
और व्यवहारगत परिवर्तनों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में सहायता करते हैं। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न नंबर 1। 11 वर्षीय लड़के रमेश के चेहरे पर कुछ लाल दाने यानी मुहासे निकले। उसकी माँ ने उसे बताया, इसका कारण उसके शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन है। पहला प्रश्न, उसके चेहरे पर इन मुहासों के होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? दूसरा, इन मुहासों से कुछ राहत पाने के लिए वह क्या कर सकता है? पृष्ठ 86। नीचे एक लड़की का चित्र है जिसके मन में बहुत से प्रश्न हैं, जैसे जांच, क्यों, क्या होगा यदि, कहाँ, कब, क्या होता, कब तक, कौन सा, क्या यह हो सकता है, किसका, और क्या होगा, क्यों नहीं, क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2। पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 चित्र दिए हैं। पहले चित्र क में जंक फूड का चित्र है, दूसरा चित्र ख संतुलित आहार का चित्र है। अब आप बताइए कौन सा खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा और क्यों? प्रश्न नंबर 3। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही रूप में लिखिए। पहला, किशोरवय लड़कियों में 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होने वाला रक्तस्राव सिकर्ममाद है। सिकर्ममाद को रेखांकित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, किशोरवय लड़कों की आवाज में रुक्षता बढ़े हुए त्रकवायम के कारण होती है। त्रकवायम को रेखांकित किया गया है। प्रश्न नंबर 3, द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे प्राकृतिक संकेत हैं जो यह इंगित करते हैं कि शरीर वयस्कता की तैयारी कर रहा है और ये रंभव यौना को चिन्हित करते हैं। रंभव यौना को रेखांकित किया गया है। प्रश्न नंबर 4, हमें ललकोएहा और गसड्र को ना कहना चाहिए क्योंकि ये व्यसनकारी हैं। ललकोएहा और गसड्र को रेखांकित किया गया है। प्रश्न नंबर 4, शालू ने अपनी सहपाठी से कहा, किशोरावस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना। क्या वह सही है? आप किशोरावस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करेंगे? प्रश्न नंबर 5, कक्षा में चर्चा के समय कुछ विद्यार्थियों ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। आप किन प्रश्नों को पूछकर इन बिंदुओं के औचित्य को सिद्ध करेंगे? पहला, किशोर वयों को व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई हानिकारक पदार्थ का एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छानुसार इसका सेवन करना कभी भी बंद कर सकता है। प्रश्न नंबर 6, किशोर कभी कभी मनोदशा में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। किसी दिन वे स्वयं को अत्यधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन वे अत्यंत उदासीनता का अनुभव करते हैं। अन्य कौन से व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित हैं? 7वां, शौचालय का प्रयोग करते समय मोहिनी ने ध्यान दिया कि प्रयोग किए गए सैनिटरी पैड कूड़ेदान के आसपास बिखरे पड़े हैं। वह असहज हो गई और उसने इस विषय में अपनी सहेलियों को बताया। उन्होंने मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अन्य अच्छी आदतों पर चर्चा की। आप अपने साथियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों के विषय में क्या सुझाव देंगे? पृष्ठ संख्या 87। अब यहाँ पर एक बच्चा जिज्ञासा, अन्वेषण, जांच, खोज और नवाचार की सीढ़ी चढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 8,
मैरी और मनोज सहपाठी और अच्छे मित्र थे। 11 वर्ष की होने पर मैरी की गर्दन के सामने की ओर एक छोटा सा उभार विकसित हुआ। वह चिकित्सक के पास गई। उन्होंने उसे औषधि दी और आयोडीन युक्त नमक खाने को कहा। 12 वर्ष का होने पर उसी प्रकार का उभार मनोज की गर्दन के पास विकसित हुआ। तथापि चिकित्सक ने उसे बताया कि यह उसके बड़े होने का एक लक्षण है। आपके अनुसार मैरी और मनोज को अलग अलग परामर्श देने का संभावित कारण क्या है? प्रश्न नंबर 9। किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से यहाँ कुछ दिए गए हैं। पहला, आवाज में परिवर्तन। दूसरा, स्तनों का विकास। तीसरा, मूंछों में वृद्धि। चौथा, चेहरे पर बालों की वृद्धि। पांचवा, चेहरे पर मुहासे। छठा, जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि। सातवां, बगल में बालों की वृद्धि। इन परिवर्तनों को दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसका शीर्षक है किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन। तालिका के 3 भाग हैं और इसमें 4 पंक्तियां हैं। पहले भाग में केवल लड़कों में देखे गए, दूसरे भाग में केवल लड़कियों में देखे गए, तीसरे भाग में लड़कों और लड़कियों दोनों में देखे गए। इस तालिका में पंक्तियां रिक्त छोड़ी गई हैं। अपने अवलोकन के अनुसार इन्हें भरिए। प्रश्न 10। किशोरों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सुझावों का उल्लेख करते हुए एक पोस्टर बनाइए। पृष्ठ 88। अंतर विषय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, भूगोल, समाज, इतिहास, कला आदि हैं। अन्वेषणात्मक परियोजनाएं। बिंदु 1। अपने आसपास के क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कार्य कर रहे कुछ विशिष्ट व्यक्तित्वों और संगठनों के विषय में पता लगाइए और उनसे साक्षात्कार कीजिए। कम से कम ऐसे 5 प्रश्न सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें आप साक्षात्कार में पूछेंगे। बिंदु 2। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति विषय पर भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले नाटक कराइए और रेखांकित कीजिए कि बाल विवाह किस प्रकार बच्चों पर, विशेषकर युवा लड़कियों के समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बिंदु 3। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने शिक्षकों की सहायता से एक छोटे शिविर का आयोजन कीजिए और कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए। अध्याय 6 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। वाचन स्वर उषा छाबड़ा। संपादन सौम्या मलिक। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।